ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो अमेठी की रहने वाली है। दोस्तों, हम अपने सब्सक्राइबर का नाम तब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे जब तक कि वो ना चाहें। आज की ये कहानी सच में डर पैदा कर देगी। इस कहानी में पता चलता है कि कैसे विधि का विधान एक परिवार को तबाह कर देता है और दूसरे परिवार को खतरे में डाल सकता है। मैं सिंदरी में रहती थी। सिंदरी झारखंड का एक छोटा सा शहर है। हमारा घर मेरे मौसा जी के घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मेरे मौसा जी की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी बोल नहीं सकती थी, पर छोटी बेटी बहुत तेज़ और सुंदर थी। उसका असली नाम नहीं बता सकती, इसलिए उसका काल्पनिक नाम आप जानवी मानकर चलिए। जानवी बहुत ही समझदार थी। जब वो 18 साल की हुई तो किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया। इलाज के लिए जानवी को वेल्लोर ले जाया गया। बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर जानवी ने एक दिन कहा कि उसे सब कुछ दो दो दिख रहा है। 2 खिड़कियां, 2 दरवाजे, 2 गेट। और फिर एक दिन जानवी जिंदगी से जंग हार गई। वो बस 18 साल की थी। मौसा जी बहुत उदास रहने लगे। मैं उन्हें रोज सांत्वना देने जाती थी। 15-20 दिन बीत गए। हर रोज की तरह अपना काम जल्दी खत्म करके मैं उनके घर जाने लगी। उनके और मेरे घर के बीच में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। लोग कभी कभी शॉर्टकट मारकर समय बचाने के लिए गड्ढे में उतरकर नीचे नीचे चलते थे। ऊपर ऊपर चलने से समय ज़्यादा लगता था। मैंने सोचा आज इसी गड्ढे में उतरकर जाऊंगी तो थोड़ा समय बच जाएगा। मैं गड्ढे को क्रॉस करके मौसा जी के घर पहुंच गई। मौसा जी को उदास देखा और फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की और हिम्मत दी। कुछ समय बाद मैं वापस आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे सब कुछ दो दो दिखाई दे रहा था। मेरे पति ने कहा, कुछ नहीं है, तुम सोकर उठी हो इसलिए सब कुछ दो दो दिख रहा है। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी चीज़ें नहीं बदली। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। सारे टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर ने कहा, क्या इलाज करूं? ये तो बिल्कुल ठीक है। हम घर आ गए। मैं खाना तक नहीं बना पाती थी क्योंकि मुझे सब दो दो दिखने लगा था। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, खाना दे जाते थे। मैं एक जगह देखती तो देखती रह जाती थी। मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे और मेरी हालत देखकर रोने लगे थे। फिर एक दिन हमारे पड़ोसी ने हमें पास के एक मंदिर में एक पुजारी से मिलने की सलाह दी। हम मंदिर गए इस आस में कि शायद सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी का बहुत नाम था। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मैं समझ गया हूँ। और मेरे पति से कहा कि इनसे पूछो, ये आपको उस दिन की घटना बताएगी। मैंने बोलना शुरू किया कि उस दिन मैं मौसा जी के घर गड्ढे के रास्ते होकर गई थी। तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तब हमें बताया गया कि उस गड्ढे में जानवी की सभी चीज़ों को, कपड़ों को फेंक दिया गया था। इसलिए जानवी तब से मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो वहीं रहती है। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। पंडित जी ने मुझे ताबीज़ में कुछ भरकर दिया और पैर के अंगूठे में एक काला धागा बांध दिया और बोले, कुछ दिन तक घर से बाहर ना निकले। मैं 3 दिन तक सोती रही। मेरे हस्बैंड मुझे मेरी बेहोशी की हालत में खाना खिलाते थे।
उठी तो सब कुछ ठीक से दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी अलग सी दुनिया में चली गई थी, जो मेरी सोच और समझ से परे थी। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा वहाँ कभी नहीं गई, और ना अब उस रास्ते कोई और जाता है। ये बात तब की है जब हमारी फैमिली सिंदरी से कोरबा शिफ्ट हो गई। ये घटना भी मेरे साथ ही घटी थी, जिसे मैंने पूरे होश और हवास में देखा था। कोरबा में हमें एक फ्लैट मिला था। फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे छोटे से परिवार के लिए काफ़ी था। गर्मी का मौसम चल रहा था। मेरा बेटा बालकनी वाले रूम में सो रहा था। मेरा बेड ऐसे रखा हुआ था कि मैं सीधे बालकनी में देख सकती थी। मैंने देखा कि मेरा बेटा बनियान और हाफ पैंट पहने बालकनी में खड़ा है। वो रेलिंग के सहारे नीचे की तरफ झुका हुआ था और लगातार बहुत देर से झुककर नीचे की तरफ देख रहा था। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी और अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ? गर्मी ज़्यादा लग रही है। गर्मी से नींद नहीं आ रही क्या? मेरा बेटा सीधा खड़ा हो गया और फिर सीधा ही खड़ा रहा। मैंने बेटे से बार बार पूछा कि वो वहाँ क्यों खड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और ना ही उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने मुड़ के अपने पति को उठाने की कोशिश की और फिर बालकनी की तरफ देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने उठ के अपने बेटे को आवाज़ लगाई। वो अपने बेड पर ही था। मैंने पूछा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? बालकनी में क्यों खड़े थे? उसने बोला, मैं नहीं गया था बालकनी में, मैं तो तब से सो रहा हूँ। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस बार मैंने इस घटना को गंभीरता से लिया। सुबह मैंने अपने पड़ोसियों से बात की। मैंने उनसे उस लड़के के बारे में पूछा। पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़का सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी कई बार दिखा है। बालकनी में खड़ा रहता है, नीचे की तरफ देखता है। जब भी पड़ोसी देर रात कहीं से वापस आते हैं, वो उसे वहीं खड़ा देखते हैं, जैसे वो घर का मालिक हो। छानबीन के बाद मुझे पता चला कि हमारे इसी फ्लैट में एक लड़के की छत से गिर के मौत हो गई थी। वो पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते वो पीछे की ओर जाने लगा। वहाँ कोई दीवार नहीं थी, इसलिए वो सीधे नीचे जा गिरा और उसका सर फट गया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वो इसी घर में रहता था। फिर जो और नए लोग वहाँ ट्रांसफ़र हुए थे, उन्होंने आके पूछा कि देर रात को मेरा बेटा मेरे घर से निकल के बनियान और हाफ पैंट में डेली ऊपर क्यों जाता है। ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, वो मेरा बेटा नहीं है और मेरा बेटा कुछ दिन से यहाँ है भी नहीं। उसके पैरों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती थी तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाता था कि कोई ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि मुझे इस घर से छुटकारा मिल जाए, और फिर भगवान ने मेरी सुन ली। हमारा ट्रांसफ़र फिर से हो गया और हम कोरबा से अमेठी शिफ्ट हो गए, गौरीगंज। So please sabarakai saraka whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakarai. Okay, thank you.